आप सीट बढ़ा दीजिए सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सीट बढ़ा दीजिए, लेकिन कट ऑफ सबका सेम होगा। आरक्षण या रिजर्वेशन एक ऐसा शब्द है जो किसी के लिए तो अमृत है, लेकिन किसी के लिए विष है। किसी के लिए फूल है तो किसी के लिए कांटा है। इसकी जनता दो गुटों में बटी हुई है। एक तबका ये कहता है कि आरक्षण मिलने से मेरी बेटी आज नौकरी कर रही है, आरक्षण मिलने से हमारा सारा परिवार समृद्ध हो गया, आरक्षण मिलने से हम आर्थिक रूप से मजबूत हो गए। और दूसरा तबका ये कहता है कि आरक्षण ना मिलने के चलते मेरी बेटी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रही है, जबकि उसका सबसे अधिक नंबर है। आरक्षण नहीं मिलने के चलते हमारा सारा परिवार उदास हो गया है, आरक्षण नहीं मिलने के चलते हम आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं। मुझसे हजारों लोग ये सवाल पूछते हैं कि आपका क्या राय है कि भारत के पिछड़े लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, जबकि मैं एक जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता हूं। लेकिन मैं निसंदेह रूप से यह जवाब देता हूं कि बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए। हमें वो दौर, वो वक्त नहीं भूलना चाहिए कि बड़े तबके के लोग किस तरीके से छोटी जाति के लोगों के साथ अत्याचार करते थे, उनका शोषण करते थे, उन्हें समाज में नहीं रहने देते थे, उन्हें कुएं तक से पानी पीने की अनुमति नहीं थी। उनकी सजा उन्हें मिल रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर कहानी का दो पहलू होता है। मैं दूसरा पहलू यहां खोदने आया हूं। मैं आज उस पहलू के बारे में बात करने आया हूं जिस पहलू के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये बात भी तो सच है कि हमारे देश को आज़ाद हुए करीबन 70 से 75 साल हो गए। वो लोग आरक्षण का लाभ पिछले 70 वर्षों से उठा रहे हैं, लेकिन आज भी मुख्य धारा में क्यों नहीं आ पा रहे? कहां चूक हो जा रही है? किसकी गलती है? आरक्षण की गलती है या आरक्षण जिस तरीके से हमारे देश में लागू हुआ है उसकी गलती है? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं पंकज मित्तल साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बीच में यह स्टेटमेंट दे दिया कि अब SC ST में भी क्लासिफिकेशन होगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे। मान के चलिए एक SC ST परिवार है। उस परिवार का जो मुखिया है वो IAS है, IPS है, कोई बड़ा ठेकेदार है, विधायक है या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन है। उनके बेटे बेटियों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहिए। ये उस जज का बयान था, जो कि बिल्कुल सही बयान था। क्यों मिलना चाहिए आपको रिजर्वेशन? जब आपका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका है तो आपको अब रिजर्वेशन की क्या आवश्यकता है? विकास दिव्या कीर्ति जैसे बड़े बड़े भारत के शिक्षक हैं, वो तक क्लासिफिकेशन देने की मांग कर दे रहे हैं। और उसी से उदास होकर कुछ ऐसा तबका भी है जो छाती पीट करके पूरे देश भर में रो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित। अब आप सुनेंगे गूंज सच्चाई की तर्क और तथ्य के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में एक ऐसा ट्विस्ट है जो आपका दिमाग हिला करके रख देगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे भारत में रिजर्वेशन सिस्टम किस प्रकार से काम करता आ रहा है अभी तक। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहूंगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि आपके सारे सवालों का जवाब इसी कहानी के बीच में छुपा हुआ है। कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि बहुत साल पहले एक छोटा सा गांव हुआ करता था। उस गांव के बीच में एक नदी थी। नदी के उस पार शहर था। शहर में स्कूल थे, हॉस्पिटल थे, दवाइयाँ मिलती थी, पैसे कमाने के लिए लोग जाते थे। और नदी के इस पार दो तबका रहता था, यानी कि आम भाषा में इसे आप यूं समझ लीजिए कि दो खानदान के लोग रहते थे। एक खानदान ऐसा था जो बहुत ही अमीर था, सशक्त था, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था, उसके बेटे बेटियां सभी पढ़े लिखे थे। और दूसरा तबका यानी कि दूसरा खानदान ऐसा था जो बहुत ही गरीब था, अनपढ़ था। उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं था, उनको बस नाव बनाना आता था। और शहर के उस पार बस नाव के जरिए ही आप जा सकते थे। लेकिन जो बड़े तबके के लोग थे, यानी कि जो बड़े खानदान के लोग थे, उन्होंने ये कहा कि तुम्हारा काम सिर्फ नाव बनाना है, तुम शहर उस पार नहीं जा सकते नाव लेकर के, या तो तुम तैर के जाओ या तो तुम मत जाओ, तुम्हारा काम केवल नाव बनाना है। यही सिलसिला कुछ सालों तक चलता रहा। वो लोग बेचारे नाव बनाते थे और अमीर लोग नाव को लेकर के शहर के उस पार जाते थे और अपना रोजी रोजगार करते थे। लेकिन अचानक से कुछ साल के बाद क्या होता है कि जो शहर वाले लोग थे उनको पता चल गया कि नदी के उस पार कुछ ऐसा हो रहा है। वो लोग आते हैं इस पार, वो लोग देखते हैं कि जो बड़े तबके के लोग थे, जो अमीर लोग थे, वो लोग उन गरीबों का शोषण कर रहे हैं। तो जो लोग शहर से आए थे उन्होंने एक नियम और एक कानून बनाया। कानून ऐसा था
कि जो सुख सुविधाएं अमीर लोगों को मिल रही थी, अब वो सुख सुविधाएं गरीब लोगों को मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक नियम इसमें और जोड़ा गया, जो गरीब लोग के थे उनको बस एक नाव दिया जाता, एक नाव जो कि सामाजिक नाव था, उस नाव को सभी को इस्तेमाल करना था। जो ताकतवर था, जिसको ज्यादा जरूरी काम था, वही उस नाव का प्रयोग कर सकता था, बाकी कोई लोग नहीं कर सकते थे। और गरीब वर्ग के लोगों को नाव मिल गया। धीरे धीरे वो लोग भी सुख सुविधाएं उठाने लगे। अब क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद वो शहरी लोग दोबारा आते हैं गांव में पता करने के लिए कि सब कैसा चल रहा है। तो जो लोग अभी सुख सुविधा उठा रहे थे, उनका कहना है कि हमने बहुत नाव बना लिया, अब हम नाव नहीं बनाएंगे। अब हर परिवार को आपको एक नाव देना होगा और एक नाव चलाने वाला भी देना होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अब हम नाव नहीं चलाएंगे, नाव भी बना के आप दीजिए और नाव को चलाने वाला व्यक्ति भी आप ही को देना पड़ेगा। हम नाव नहीं बनाएंगे या नहीं चलाएंगे। चलिए, उन्होंने ये भी बात मान ली कि हाँ, पहले इनका बहुत शोषण हुआ है, ये प्रताड़ित किए गए हैं, तो उनकी ये बात भी हम मान लेते हैं। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि जो अमीर लोग अब गरीब बन गए थे, उनके पास बस एक ही नाव था, लेकिन उनके सभी परिवार के लोगों को शहर जाने की आदत हो गई थी। शहर में सारी सुख सुविधाएं थी। तो अब बाकी के लोगों ने क्या किया कि धीरे धीरे तैरना सीखना शुरू किया कि तैरा कैसे जाता है। साल बीतते गए बीतते गए बीतते गए और लगभग वो गरीब तबके के सभी लोग तैरना सीख गए। तैर तैर के शहर जाते और शहर से अच्छा खासा पैसा कमा के गांव के इस पार आ जाते। जो लोग अब अमीर थे, उनसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये लोग ऐसे कैसे करने लग रहे हैं, हम भी तो पहले ऐसे ही थे। लेकिन हम तो कभी इस प्रकार का परिवर्तन अपने आप में नहीं ले आ पाए। कहानी का मतलब आप समझे? नहीं समझे? मैं आपको समझाता हूं। इसी प्रकार से हमारा रिजर्वेशन सिस्टम आज भारत में काम कर रहा है। पहले बड़े तबके के लोग छोटे तबके के लोगों को प्रताड़ित करते थे, उनका शोषण करते थे। धीरे धीरे बाबा साहब अंबेडकर जैसे लोग, जो अपने हाथ को पतवार बना करके तालाब पार करके सभी लोगों के लिए एक मसीहा बनते हैं, एक प्रेरणा स्रोत बनते हैं कि देखिए किस प्रकार से गलत समय से कैसे निकल करके खुद का समय लाया जा सकता है, वो आज उदाहरण बन गए बाबा साहब अंबेडकर। और ये सच्चाई है। लेकिन जो जनरल वाले लोग थे, वो धीरे धीरे तैरना सीख गए। जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, उनको तैरना आ गया, उनको सरवाइव करना आ गया। सजा तो उन्हें आज भी मिल रही है, लेकिन देखिए कि वो किस तरीके से तैरना सीख गए और आज भी भारत के मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब्स वो लोग ले रहे हैं। और इतने साल रिजर्वेशन मिलने के बावजूद भी ये लोग पीछे क्यों जाते जा रहे हैं? ये था कहानी का शीर्षक। चलिए, मैं अब आपको उस सवाल का जवाब देना चाहूंगा जिसके चलते 70 वर्षों के आरक्षण के बाद भी SC ST जाति पिछड़ते जा रही है। इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं आप समझ जाएंगे। मान के चलिए एक ट्रेन है, वो ट्रेन रांची से दिल्ली जा रही है। एक SC ST व्यक्ति आता है, अपना एक सीट रिजर्व करता है, कंफर्म करता है, ठीक है। वो ट्रेन उसे सकुशल रांची से दिल्ली पहुंचा देती है। अपने मंजिल पे वो इंसान पहुंच जाता है, कामयाब हो जाता है, दिल्ली में बहुत कुछ हासिल करता है। ट्रेन दोबारा रांची आती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान उसी सीट पे टिकट बुक करना चाहेगा तो वो बुक नहीं कर पाएगा। वो टिकट अभी भी रिजर्व दिखा रहा है। उस टिकट में उसी इंसान का कोई बेटा या कोई बेटी ट्रैवल कर सकता है, कोई और इंसान ट्रैवल नहीं कर सकता। अब आप मुझे बताइए कि वो इंसान तो अपने मंजिल तक पहुंच गया है, उसने सब कुछ हासिल कर लिया अपने जीवन में और उसी का लाभ अब उसके बेटे और बेटियां उठाएंगे। लेकिन जिसको सच में जरूरत है, कोई दूसरा SC ST व्यक्ति आता है जो सच में आर्थिक रूप से गरीब है, वो तो उस टिकट पे ट्रैवल नहीं कर पाएगा, वो उस टिकट पे सफर नहीं कर पाएगा। जो इंसान सफल हो गया है, उन्हीं की बेटी या बेटा उस टिकट पे सफर करके दिल्ली पहुंच सकता है। ये दिक्कत है हमारे समाज में, ये सबसे बड़ी परेशानी है। मैं ये बात बार बार कहता हूं कि मेरी लड़ाई आरक्षण से नहीं है। आरक्षण बिल्कुल होना चाहिए। मेरी लड़ाई इस चीज से है कि आरक्षण जिन लोगों को मिल रहा है उनको और अधिक लाभ हो, जिनको सच में जरूरत है। जो लोग आरक्षण के बदौलत एक मुकाम तक पहुंच गए हैं, सब कुछ हासिल कर चुका है उन्होंने, वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, उनके बच्चों को आरक्षण की क्या आवश्यकता है? आरक्षण की आवश्यकता उन्हीं के समाज के गरीब लोगों को है। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलिए दो परिवार है। एक परिवार का नाम है बिरजू सोरेन और दूसरा है राजू सोरेन। बिरजू सोरेन एक चीफ मिनिस्टर है
और राजू सोरेन एक छोटा सा किसान है, वो बहुत गरीब परिवार से आता है। बिरजू सोरेन अपना बेटा को आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहता है और राजू सोरेन भी अपना बेटा को आईपीएस ऑफिसर बनाना चाहता है। दोनों को रिजर्वेशन मिला हुआ है। बात को समझिएगा। बिरजू सोरेन क्या करेगा कि अपना बेटा को भारत का सबसे बेस्ट प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, 10th और 12th वहां से वो कंप्लीट करेगा। उसके बाद वो अपने बेटे को भारत का सबसे अच्छा सिविल सर्विसेज कोचिंग सेंटर में पढ़ाएगा, जहां 10, 12, 15 लाख रुपए फीस लगता है। वहीं दूसरी तरफ राजू सोरेन क्या करेगा कि अपने बेटे को गरीबी के चलते किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा और शायद आईपीएस आईएएस का कोचिंग वो ले भी ना पाए। अब आपसे मैं ये सवाल पूछता हूं कि दोनों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, लेकिन बताइए किसका सबसे अधिक चांस होगा आईपीएस ऑफिसर बनने का? बिरजू सोरेन का बेटा का। सच्चाई है। मैं यही बात तभी से समझाने का कोशिश कर रहा हूं। अब इसको दूसरे एंगल से देखते हैं। बिरजू सोरेन का बेटा कोई फॉर्म भरने जाता है। बिरजू सोरेन के पास बहुत पैसा है, लेकिन रिजर्वेशन के चलते वो 200 रुपए का फॉर्म बिरजू सोरेन के बेटे को 50 रुपए में मिल जाएगा। वहीं राजू सोरेन भी 50 रुपए में ही जाएगा। अब मुझे बताइए, यहां सच में पैसे कम देने की जरूरत किसे थी? राजू सोरेन के बेटे को थी, लेकिन बिरजू सोरेन का बेटा जिसके पास अंधा पैसा है वो 50 रुपए दे देता है। यही सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। अब हम बात करेंगे नीट वाले सेक्टर में, जहां मुझे सबसे अधिक तकलीफ होती है, क्योंकि हर विद्यार्थी मेहनत करता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो। मैं क्या कहना चाहता हूं, आप इस बात को समझिएगा। मान के चलिए नीट में 100 सीट है, 100 सीट में आप 60 सीट रिजर्व कर दीजिए एससी एसटी के लिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 70 सीट रिजर्व कर दीजिए एससी एसटी के लिए। मुझे दिक्कत बस ये है कि कट ऑफ सबका सेम होना चाहिए, कट ऑफ ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। भले ही जनरल कैटेगरी का 30 सीट हो, लेकिन कट ऑफ सबका सेम होना चाहिए। अगर कट ऑफ 620 है तो सबका कट ऑफ 620 होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एससी एसटी का कट ऑफ 400 ही नंबर है और जनरल घिस के 630 और 640 नंबर ला रहा है, तब भी नहीं हो रहा है। आप सीट बढ़ा दीजिए सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सीट बढ़ा दीजिए, लेकिन कट ऑफ सबका सेम होगा। अंततः मैं बस इतना बोलना चाहूंगा आप सभी से, हमारे भारत में जिस प्रकार का रिजर्वेशन सिस्टम चल रहा है या चलता आ रहा है, वो बहुत ही दुखद है। आप उदाहरण ले लीजिए। लोग ये समझते हैं कि कैसे होगा हमारे भारत में, क्या होगा हमारे भारत में। जब ये सारा विवाद चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में क्लासिफिकेशन का, तब कुछ एक तबका भी था जो मैंने आपको बताया था कि वो छाती पीट करके रो रहा था कि नहीं नहीं, क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए हमारे भारत में, रिजर्वेशन में छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। वो क्या बोलते हैं वो लोग कि जीतन राम मांझी तो चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, लेकिन वो जब मंदिर जाते हैं और जब मंदिर से वो बाहर आ जाते हैं तो किस प्रकार से मंदिर को धोया जाता है, क्यों? जबकि वो एक चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से आज भी लोग घृणा करते हैं छोटी जाति के लोगों से। बहुत सारे गांव में यह भी बात सच है कि जो छोटी जाति के लोग हैं उन्हें घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता, उन्हीं के शादी में चढ़ने नहीं दी जाती थी वाल्मीकि समाज की बारात। मामला यह है कि लोहामई गांव का माहौल कुछ ऐसा है कि यहाँ यादव बिरादरी के लोग वैश्य दलित समाज के लोगों की बारात नहीं चढ़ने देते। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, इससे कोई आरक्षण का लिंक है क्या? आरक्षण क्यों मिलता है? समाज में सेम लेवल बरकरार रखने के लिए। अब कुछ लोगों की मानसिकता है, चाहे वो बड़ी जाति हो या छोटी जाति हो या कोई भी जाति हो, मैं बड़ा और छोटा जाति पे विश्वास नहीं करता, मैं जाति में मानता ही नहीं हूं। मेरा बस इतना कहना है कि किसी की मानसिकता को आप कैसे बदलिएगा या परिवर्तित करिएगा। आरक्षण देने से क्या उसकी मानसिकता बदल जाएगी क्या? मैं एक बात लिखित रूप से दे देना चाहूंगा कि अगर यूं ही चलता रहा तो 2000 साल तक भी आरक्षण लेने के बाद बहुत सारे वर्ग ऊपर नहीं आ पाएंगे, वो कभी अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे। मानसिकता को आप कैसे बदलिएगा? अरे भीमराव अंबेडकर से हमें कुछ सीखना चाहिए, जो नहरों के विपरीत तैर करके अपने हाथ को पतवार बना करके समाज में खड़े होते हैं। एससी एसटी जितने भी छोटे वर्ग के लोग, जो छोटे वर्ग के लोग वो कहा करते थे, उनको आज दुनिया के सामने खड़ा करते हैं छाती चौड़ा करके कि तुम्हारा भी अस्तित्व है, तुम्हारा समाज में बहुत बहुमूल्य योगदान है, तुम समाज को बहुत आगे ले जा सकते हो। यह बात हमें समझना होगा। महात्मा गांधी तो नहीं थे ब्राह्मण, लेकिन आज उन्हें पूरा देश जानता है, पूरा दुनिया जानता है, हम सब उन्हें सम्मान करते हैं। स्वामी विवेकानंद जिनकी विचारधारा के दुनिया फैन है,
दुनिया उन्हें सम्मान करती है। वो तो ब्राह्मण नहीं थे, ऊंची जाति के नहीं थे, लेकिन फिर भी देख लीजिए आप किस तरीके का सम्मान उन्हें मिलता है। हमारे झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा जनेऊ पहनते थे, आदिवासी थे, लेकिन उन्हें हम, मेरे जैसे जनरल कैटेगरी के लोग भी उन्हें भगवान मानते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए सच में कुछ किया है। रिजर्वेशन से मुझे आपत्ति नहीं है, मैं ये बात बार बार 10 बार दोहरा चुका हूं इस वीडियो में। मुझे आपत्ति इससे है कि कोई भी समाज पैसे के अभाव में आगे ना बढ़ पाए, और जिसके पास पैसा है उसके बाल बच्चे रिजर्वेशन का फायदा उठा करके आगे बढ़ते जा रहे हैं।